कहां तक जाएगी ये लड़ाई? सियासी इलाके पर वर्चस्व की लड़ाई, राजघरानों की जंग में समर्थकों की एंट्री, सिंधिया के गढ़ में जयवर्धन भी एक्टिव। 4 दिसंबर को राघोगढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया गरजे तो 6 दिसंबर को अशोकनगर में जयवर्धन सिंह दहाड़ते दिखे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। दरअसल यही तो सबसे बड़ी सियासी बात है। पिछले कुछ दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह की जंग दिख रही है। दिग्गी राजा के गढ़ राघोगढ़ में सिंधिया ने हीरेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, फिर दिग्गी राजा पर तंज भी कसा। हालांकि जवाब में दिग्विजय सिंह ने भी तीखा हमला किया और सिंधिया की तुलना गद्दार से कर दी। अब इस लड़ाई में जहां सिंधिया समर्थक भी कूद पड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी सिंधिया के गढ़ में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। 6 दिसंबर को अशोकनगर में जयवर्धन की जन जागरण यात्रा को उसी रूप में देखा जा रहा है। शायद सिंधिया जी भूल गए कि उनके ही जो महामंत्री, उनके नई पार्टी के मुरलीधर राव जी, उनने भी ओसामा को ओसामा जी कहा, लेकिन शायद सिंधिया जी को हिम्मत नहीं है उनके बारे में बोलने की। अगर हिम्मत है तो उनके बारे में बताएं वो। दूसरा, ये वही सिंधिया जी हैं जो 2 साल पहले तक शिवराज सिंह जी के बारे में कहते थे कि शिवराज सिंह जी आपके हाथों पर तो किसानों का खून है। अब ये सब बातें भूल गए। सौदा बड़ा हुआ है तो बातें नई नई हो रही हैं आजकल। वैसे सिंधिया पर तीखे हमले के बाद उनके समर्थक मंत्री भी अब मैदान संभालते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बयान का भी स्तर वैसा ही है जैसी दिग्गी की भाषा थी कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के पिताजी बलभद्र सिंह जी ने अपने वंश और अंग्रेजों की भक्ति का वर्णन करते हुए एक पत्र 16 सितंबर 1943 को लिखा था कि मेरे पूर्वजों द्वारा 1789 में ब्रिटिश सरकार को भरपूर सेवाएं प्रदान की हैं। मेरे पिताजी ने भी आपको अपनी निजी सेवाएं प्रदान की हैं। पिछले युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को राघोगढ़ से अपनी भरपूर सेवाएं प्रदान की हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनके पिताजी कह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच सियासी अदावत का नया चैप्टर तभी से शुरू हो गया था जब कांग्रेस से सिंधिया अलग होकर बीजेपी में मिल गए थे और कमलनाथ सरकार गिर गई थी। किंग का सियासी इलाका तो वही रहा, लेकिन कुनबा बदल गया। अब ऐसे में इलाके की जंग भला कैसे रुकेगी? राजा और महाराजा दोनों गढ़ का विस्तार चाहते हैं। सिंधिया राघोगढ़ चाहते हैं, दिग्विजय ग्वालियर गुना लोकसभा में अपनी पैठ चाहते हैं, और इसमें जयवर्धन सिंह की सक्रियता, दिग्गजों की बयानबाजी से माहौल टाइट हो गया है। सवाल ये भी है कि इसका दूरगामी असर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है आरंभ है प्रचंड। आमतौर पर ये जो टेरिटोरियल फाइट की बात होती है, ये जंगल के राजा बाघ से जुड़ती है। बाघ जो है एक अपनी टेरिटरी बनाता है, और ये कैट फैमिली के जितने भी वन्य प्राणी हैं या प्राणी हैं, ये उनका गुण होता है कि वो अपनी एक टेरिटरी बनाते हैं, अपना एक क्षेत्र बनाते हैं। अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर शब्द है टेरिटोरियल इम्पेरेटिव। इसका मतलब ये होता है कि जब तक आप किसी भी प्राणी, आशय यहाँ टेरिटोरियल इम्पेरेटिव से वन्य प्राणी या प्राणियों से ही है कि जैसे कहीं कोई गाय या बैल अपने नाद में अपना भूसा खा रहा है, तो आप एक सीमा तक आएंगे उसके करीब तो उसे समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने उसका टेरिटोरियल इम्पेरेटिव पार किया, यानी उसका वो क्षेत्र पार किया जहां उसको असुरक्षा लगती है, तो वो सींग से कहता है पीछे हटिए, चलिए पीछे। और बाघ तो इसको लेकर आपने देखा ही, अभी बहुत सीवनी से या पेंच से मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बड़ा सुंदर दृश्य था कि एक वृक्ष से लिपटा हुआ बाघ मानो आलिंगन करके अपने इलाके को चिन्हित कर रहा हो कि साहब ये मेरी टेरिटरी है। राजनीति में भी टेरिटरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे ये राजनेता इस मामलों में टाइगर ही से ही तुलना करना उचित होगा, सर नाराज़ हो जाएंगे तो टाइगर ही कहूँगा मैं, कि टाइगर की तरह ही बिहेव करते हैं। अगर किसी टेरिटरी में कोई दूसरा आने की कोशिश करता है तो बिल्कुल दहाड़ें सुनाई देती हैं, और कई बार
टेरिटोरियल फाइट भी हमें दिखती है। अगर बात करें गुना ज़िले का ये इलाका, आप कह सकते हैं इलाके बंदी है, तो चाहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी रहे हों या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनका करीब करीब 17-18 वर्ष कांग्रेस में रहा, तो ये माना जाता था कि अशोकनगर के बाद जैसे ही गुना में आप एंटर करते हैं तो यहाँ से लेकर राजगढ़, गुना और ये पूरा क्षेत्र दिग्विजय सिंह, वहाँ कोई दखल नहीं। दिग्विजय सिंह जी भी जैसे गुना से आगे निकले तो अशोकनगर शुरू हुआ, तो पूरा ग्वालियर और उसके आसपास का इलाका सिंधिया जी के और उनके परिवार के उस पर। लेकिन अब क्या ये लड़ाई इस 2023 में कुछ इस तरह से भी हमें दिखेगी कि गुना, राजगढ़ में सिंधिया जी का प्रवेश, तेज़ी से सेंध लगाना, नेताओं का दल बदल करना, और कुछ यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह की होगी, क्योंकि इधर रैलियां हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और उधर रैलियां हुई जयवर्धन सिंह जी की। दावे दोनों तरफ से पुरजोर कि बड़ी भीड़ भाड़ रही। तो आरंभ ये प्रचंड है और राजनीति में प्रचंड से नीचे कुछ होता नहीं सर। इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं मिल लीजिए उनसे। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। नमस्कार शरद जी। हमारे साथ हैं चौधरी राकेश सिंह, पूर्व मंत्री हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और संयोग से उसी इलाके से आते हैं जिसको आप कहते हैं कि ग्वालियर चंबल का हिस्सा कहलाता है, बहुत स्वागत उनका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, बहुत स्वागत करता हूँ, सीनियर बीजेपी के युवा नेता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, उनका भी बहुत स्वागत। दिनेश जी, एक छोटी टिप्पणी लेकर आगाज़ करके थोड़ा हमें समझाइएगा भी कि ये टेरिटोरियल इम्पेरेटिव की लड़ाई है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें 2023 में नज़र आएगी? देखिए शरद जी, ये जो टेरिटरी की फाइट है सिंधिया और दिग्विजय सिंह वाली, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में इसके बिना आप राजनीति के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए कि ज्योतिरादित्य से फाइट इनकी शुरू नहीं होती है, ये तो काफ़ी पहले से चली आ रही है। आप आज़ादी के पहले से जो फाइट चल रही है वो, जिसके पन्ने अब गड़े मुर्दे जैसे कह सकते हैं ना, कि अब वो उखड़ के बाहर आ रहे हैं, तो वो तब से चली आ रही है। और पॉलिटिकली ऐसा डिज़ाइन है ये कि जो राघोगढ़ रियासत में जो चीज़ें आती थी वो दिग्विजय सिंह की एक टेरिटरी हो गई, और जो सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र था, जब हम विदिशा से आगे बढ़ते हैं फिर उज्जैन और इधर आगे तक हम चले जाते हैं, तो वो केवल ग्वालियर चंबल तक सिंधिया की टेरिटरी नहीं है कि उसको हम वो कहें। आप देखते हैं ना, जैसे राकेश जी का जो जिला है वहाँ डॉक्टर गोविंद सिंह वगैरह हैं, तो ये उसका हिस्सा नहीं है वो, जो सिंधिया टेरिटरी का जो है। तो राजनीति भी उन्हीं क्षेत्रों में है और जो प्रभाव है उसी हिसाब से जो है राजनीति में भी हमको देखने को मिलता है, जो पुराना था। लेकिन जिस तरह का दृश्य अभी है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ दोनों में जो पुराना कहीं जो मतभेद है या जो टकराव है वो दल बदलने से, क्योंकि पहली बार हो रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी में सिंधिया फैमिली का कोई आदमी नहीं है। तो आपको पूरा विस्तार का मौका है। आप राघोगढ़ रियासत को जहाँ तक ले जाना चाहे, राजस्थान के बॉर्डर तक, यूपी के बॉर्डर तक, तो आप ले जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के में हो सकता है, लेकिन उसे रोकने, चाहे राजनीतिक तौर पर रोकने की जिम्मेदारी है तो वो सिंधिया जी रोक रहे हैं। और उन्होंने राघोगढ़ में, जैसे कहते हैं ना, घर में घुस के चैलेंज किया है। तो निश्चित तौर पे इंटरेस्टिंग होगी पॉलिटिक्स आगे की। इंटरेस्टिंग भी होगी और ये भी हम दुआ करेंगे कि उसका स्तर, जिसके कुछ संकेत हमें मिले हैं अभी, वो वैसा नहीं हो, क्योंकि दोनों बहुत समझदार और संजीदा राजनेता हैं। और एक सीमा तो होती है, बशीर बद्र कहते भी हैं कि दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। तो कोई शर्मिंदा ना हो सर, नज़रें ना झुकें कि क्या कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था। डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है, तो कुछ मैं इसमें तथ्य जरूर रखना चाहूँगा, और इसको आप व्यक्तिगत निजी रूप से कोई ना ले, क्योंकि ख़राब लगता है कभी कभी। तो हम, लेकिन चूंकि राजघराने रहे हैं तो उसकी चर्चा तो होगी। तो आप यदि ग्वालियर से शुरू करें, जैसे गुप्ता जी ने कहा, उसी का विस्तार में करूँगा कि भाई सिंधिया परिवार हो गया या शिंदे, महर्षि शिंदे और महाराज परिवार हो गया, वो चलता चला गया आगे। फिर आप पवार राजवंश आया, फिर इस तरफ आप होलकर्स आए, इधर सोलंकी आए। आप पूरा इब्राहिम लोदी का पूरा बेल्ट देखिएगा, जब वो दिल्ली से निकला और गुजरात तक गया, तो ये सब आपको रास्ते में मिलते चले जाएंगे। लेकिन कहीं पर भी आप ये नहीं देखोगे कि जिसकी आप बात कर रहे हो, भाई दिग्विजय सिंह राजा कभी नहीं रहे, और इसीलिए उनका जो तथाकथित स्ट्रक्चर है वो किला कहलाता है, क्योंकि किलेदार थे वो राजा नहीं थे। पर एक चल जाती ना, जैसे हमारे चौधरी साहब खालिस ब्राह्मण आदमी हैं, लेकिन चौधरी उनका टाइटल है,
और सम्मान का टाइटल होता है, उनको भी सम्मान से लोग कहते हैं। लेकिन जो राजा रजवाड़े वाले राजा हैं वो ये क्लान है कि सिंधिया परिवार, सिंधिया के बाद आप इधर पकड़िए तो पवार साहब हो गए, होलकर्स हो गए, सोलंकी हो गए, और इस प्रकार फिर आप गुजरात में एंटर हो जाते हैं या राजस्थान में इधर चले जाते हैं। तो इसलिए प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता कि राजा या महाराजा किस्म की, महाराजा से कौन लड़ेगा साहब। और फिर जब महाराजा खुद सड़क पे निकल आते हैं तो किलेदारों को तो वो सब संभाल लेते हैं, किलेदार फिर धीरे धीरे सरेंडर होते चले जाते हैं। पर लोकतंत्र की लड़ाई अलग है, जैसा गुप्ता जी ने कहा। और लोकतंत्र में तो साहब यदि कोई समझता है आज भी अपने आप को किलेदार या इलाके की बात करता है, तो देखिए साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब भारत की जनता की पार्टी है के नेता है, तो वो तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के लोकतंत्र का करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का करते हैं, जो राजतंत्र को मानती ही नहीं है। तो छोटे राजा, बड़े राजा, ये जितनी भी किंवदंतियाँ हैं, मुझे लगता है इसके समापन का दौर आ गया है। और आपका शीर्षक बिल्कुल ठीक है कि बहुत दिनों के बाद अब गाड़ी इधर घूमी है, तो मुझे लगता है 2023-24 तक आपको बहुत गुल खिलाते दिखेंगे। चौधरी साहब क्या कहेंगे? आपने सुनी बात, और इसके पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी, शायद आप कुछ देर के लिए कुछ आप सुन नहीं पाए थे, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, उन्होंने कहा कि राजाओं का इतिहास, महाराजाओं का इतिहास ये है, और उनका दावा है कि दिग्विजय सिंह जी या उनके परिवार से ये शब्द सीधे जुड़ता नहीं है। ये उनका दावा था, बाकी आपने सुना है जी। हाँ, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस विशेष चर्चा के लिए आपने मुझ जैसे नाचीज को इसमें रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद कर सकता हूँ। जहां तक इस विषय के बारे में है, राजशाही खत्म हो गई, राजा महाराजा ना रहे, और आदरणीय वाजपेयी साहब ही अपने शब्दों में किसी को महाराजा ताकीद कर रहे हैं कि महाराजा की ये टेरिटरी है और महाराजा की ये मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने नहीं कहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, आपके अनुसार वो महाराजा नहीं है जी। और उन्होंने खुद भी एक ये कहा कि मुझे श्रीमंत ना कहा जाए। दिग्विजय सिंह जी ने भी कई बार ये कहा कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं लोकतंत्र में साधारण आदमी हूँ। ये जो वाकया हो रहा है शरद भाई जी, ये राजनीति के लिए तो कैसा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था के लिए मैं समझता हूं ये उचित नहीं, क्योंकि दोनों ही आइकॉन है, दोनों ही आइकॉन है। और जहां तक खतरे की बात है, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि वहां दखल दे रहे हैं, वहां गए और सभा की, तो मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है कि सबसे ज्यादा अगर परेशानी सिंधिया जी के एक्टिव होने से, सिंधिया जी के रैलियां करने से सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को होगी जो दिल्ली में मंत्री बन के बैठे हुए। ये भी नहीं कहा सर मैंने, उनका दखल मैं कह रहा हूँ जी, ये मैं कह रहा हूँ, मैं सुन ये रहा हूं। उनका विश्लेषण है जी जी। मेरा विश्लेषण है जी कि अगर इस सक्रियता से कोई आहत हो रहा है, तो पहले तो इनकी जो आमद हुई भारतीय जनता पार्टी में, उससे ग्वालियर के लोग घर बैठ गए, फिर जाके सिंधिया जी ने घर घर जाके उनको मनाया, जो उनके स्वभाव में नहीं था, लेकिन फिर भी गए, एक पायदान वो नीचे उतर के। अब जो उनकी सक्रियता है, अब जो शिवराज सिंह की और इनकी जो जोड़ी है, ये उन नेताओं के पेट में दर्द पैदा करेगी भारतीय जनता पार्टी के, जो दिल्ली में मंत्री बन के बैठे, या वो नेता जो इस समय गर्त में है भारतीय जनता पार्टी के, जो बड़े पदों पर रहे। कांग्रेस को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो हमारे विरोधी दल में है, सत्ता पक्ष में है, हम लोग विपक्ष में हैं, और विपक्ष में जो आदमी रहेगा उसका प्रिविलेज रहता है शरद भाई कि उसकी भाषा थोड़ी सी तीखी होती है, और सत्ता पक्ष में बैठने वालों की भाषा थोड़ी सी नरम होती है। ये विरोध का एक प्रिविलेज है कि हम लोग जब विपक्ष में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी जब जब विपक्ष में रही तब बहुत ही ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। मुझे तो नरेंद्र मोदी जी का एक वाकया याद है, वो तो बछड़े, जर्सी बछड़े और बछड़ी कह रहे थे, जो उस समय उनकी राजनीतिक आयु कम थी, उनको भी मौत का सौदागर कहा गया था। बहुत सारी चीजें इस पे हम ना जाएं, मुझे लगता है कि ये फिर विषयांतर करेगा। जी 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 चौधरी साहब जी, मेरा अनुरोध ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों ही कद्दावर नेता हैं, लेकिन अगर सिंधिया जी एक्टिव होंगे, सिंधिया जी सक्रिय होंगे, तो इससे कांग्रेसियों को कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर वाजपेयी बहुत संक्षेप में, और आगे लड़ाई लड़ हुआ क्या, पहले तो चूंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो अभी तक मेरे पास पेट दर्द का कोई मरीज नहीं आया चौधरी साहब,
तो मैं क्षमा चाहता हूं कि ऐसी कोई सूचना नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही है कि तकलीफ किसको हुई, फिर साधारण नेचुरली जिसको तकलीफ हुई वो कहता है, और इसीलिए जब सिंधिया जी का दौरा हुआ तो सारे स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह जी के आए कि वो फलाना है ढिकाना है, डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ में, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द लीडर्स, ये भी नहीं कहूँ, उनका आपस का संवाद है, लेकिन उनके स्टेटमेंट आए, मतलब तकलीफ में कौन गया। और मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया जी अपने पुत्र को लेकर या किसी भी रूप में वहाँ से निकले, तो फिर यहाँ पर भी जयवर्धन जी भी कोशिश कर ही रहे हैं। तो साहब एक पिता को दर्द हुआ होगा, ऐसा हम सब मानते हैं। तो पहला दर्द जो उठा या उसका संकेत जो उठा, साइन एंड सिम्टम जो उठे, वो जयवर्धन जी के पिताश्री से उठे। मैं दिग्विजय सिंह भी नहीं कहूँगा, एक पिता के रूप में उन्हें चिंता जरूर हुई होगी। अच्छा, चौधरी साहब आप भी कुछ सेकंड में अपने आप को जवाब देना चाह रहे थे, ऐसा लगा मुझे। जी नहीं, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह भी स्थापित नेता इस प्रदेश के हैं, देश के हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी स्थापित नेता इस देश के प्रदेश के हैं, और दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन सिंह जी भी मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के एक स्थापित नेताओं में उनकी अब गिनती है। और कोई अपने बच्चे को लेके नया इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो फील्ड खुला हुआ है, लेकिन मूल बात यह है कि हम विरोध में हैं, हमारा ये राइट है, हमारा ये अधिकार है कि हम सत्ता पक्ष के लोगों के विरुद्ध बोलेंगे, और ये बोलने का राइट कोई रोक नहीं सकता है। भाषा थोड़ी सी ऊंची नीची हो सकती है, बहुत अच्छी बात विपक्ष में कहते हुए हमारा ही दायित्व। इसमें से मैं नीची विलोपित कर देता हूं आपकी मर्यादा को समझते हुए, और चौधरी साहब आपका इस्तेकबाल करता हूं कि भाषा और अच्छी होना, जैसे कद है वैसी भाषा हो। मैं इसी को सवाल के तौर पे दिनेश जी आपकी तरफ लेकर आता हूँ। बात करें चाहे कांग्रेस के टॉप लीडर्स की, या मैं 20 साल पे पीछे लौटूं या फिर अभी भी और भी लौटूं, तो अभी भी नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन भाषा की मर्यादा, अटल जी का भाषण 13 दिन की सरकार का, किसके प्रति गुस्सा था? गुस्सा व्यवस्था के प्रति था, नाराज़गी थी तो जो व्यवस्था है उसके प्रति था। क्या ये राजनीति का समय चला गया है? अब राजनीति का जो रूप और स्वरूप हमारे सामने है वो किसी से नहीं छिपा है। ये ठीक है कि हम उसको कुरुक्षेत्र की तरह जायज़ दोनों तरफ से ठहराएं कि ये बिल्कुल उचित है, ये बिल्कुल उचित है, लेकिन ये स्वरूप चिंतित तो करता है, क्योंकि जब मर्यादा का हनन होता है तो चेहरे सिर्फ उन्हीं लोगों के नहीं जर्द होते हैं जिनमें आपसी लड़ाई है या प्रतिद्वंदिता है। समाज भी सर नीचा करता है कि क्या हो रहा है, ये आइकॉन्स हैं, ये बड़े लोग हैं, ये अगर ऐसी भाषा में बात करेंगे तो राजनीति को आप कहाँ देखते हैं? आज जिस स्तर से बात हो रही है विपक्ष का, एक मिनट जी इन्हें मना कर दिया जी कि मैं कोई रिमार्क नहीं करूंगा, ये ध्यान रखें सर, उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उल्टा मना कर दिया। इसका हमने जिक्र किया एक दिन पहले, हमने कहा इसलिए दोनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा, बस मेरा दिनेश जी। देखिए शरद जी, राजनीति में जो सौम्य होते हैं उन्हें अक्सर याद किया जाता है। अटल जी का जिक्र आप कर रहे थे, भाषा बहुत उनकी संयत थी। आप कभी राजनारायण सिंह का जिक्र करते, उसी दौर में थे, किस तरह की भाषा थी उनकी, वो भी बहुत तीखा बोलते थे। लेकिन ऐसे लोगों को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। और राजनीति में आप यदि ऐसे शब्दों का उपयोग करें, दादा परदादा तक जाएं, देखिए, तो वो जो है हम उसे कतई सम्मानजनक भाषा नहीं कह सकते। आप व्यक्तिगत आक्षेप हो सकता है, आप व्यक्तिगत जो आमने सामने उससे करिए, तो वो नहीं है। इस पूरे सीन में हम ये देख रहे हैं कि बात उससे भी आगे गई है। तो जो हम बहुत अच्छा लोकतंत्र के लिए नहीं कह सकते, आप हर चीज़ डिबेटेबल है। राकेश जी ने भी पार्टी छोड़ी थी, तो उन्होंने दल बदल किया था, तो उनको लेकर थोड़ी कोई इस तरह की कोई भाषा का आप इस्तेमाल करते, तो कहीं ना कहीं मन में जब टीस होती है किसी के, जो आप तो उस टीस को कैसे व्यक्त करते हैं? आप अपनी कमजोरी भी देखिए। यदि उन्होंने दल छोड़ा है तो आप 1857 से जोड़ेंगे, उनके जो है फोर फादर से जोड़ेंगे, ये कहाँ तक उचित है? आप देखिए ना कि जो वोटर है आपका, वो भी तो देख रहा है ना कि आप किस तरह की भाषा, किस तरह कहाँ उपयोग कर रहे हैं। चौधरी साहब, एक छोटा सा रेफरेंस और मैं दूंगा सर। इसमें मैं जयवर्धन जी की भी बात सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि वो मेरे निवास पर भी आएंगे तो उनका बहुत स्वागत है और सिंधिया जी का बहुत सम्मान है। मुझे अच्छा लगा कि जनरेशन शिफ्ट में जयवर्धन जी ने बहुत धैर्य, संयम और मर्यादा का परिचय दिया, और मैं चाहूंगा कि यही बना रहे। आप देखिए ना, वो पहले गए भी थे सिंधिया जी, जब बीच में उन्होंने जयवर्धन जी ही मेजबानी करते हुए नजर आए थे। आपकी शायद रिपोर्टर ने पूछा था, जैसा मुझे ध्यान हो, तो उन्होंने कहा कि यदि वो मेरे यहाँ भी मेरे लिए सम्मानित हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चौधरी साहब, ये दृश्य अगर कुछ इस तरह होता, मैं फिर हालांकि प्रेमचंद युगीन हो रहा हूँ, लेकिन ये जोखिम मैं लेना चाहूँगा सर हर युग में, क्योंकि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, लेकिन वो नॉस्टैल्जिया, अतीत की वो यादें तो हमारी स्मृति में रहेंगी
कि दिग्विजय सिंह जी ये कहते हैं कि एक बार फिर दिल तोड़ा है, हमारे भतीजे की तरह है, हमारे प्रिय मित्र के पुत्र हैं सिंधिया जी, एक बार फिर आपने दिल तोड़ा बना जी के जरिए। लेकिन स्वागत है, आप मेरे युवा पुत्र से थोड़ी अधिक उम्र के हैं, लेकिन स्वागत है आपका। जितने भी आप तथाकथित दिल तोड़ेंगे मैं सहूंगा, आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। सिंधिया जी भी ये कहें कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बना जी को हम लेकर आए हैं और मैं राघोगढ़ में आकर ये बात कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने अग्रज और किसी समय मेरे बहुत पार्टी में श्रद्धेय रहे दिग्विजय सिंह को प्रणाम करता हूं। राजनीति की कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई थोड़ा सा इधर उधर करके सियासत नहीं करता। माफ़ कीजिएगा बद्र साहब, मैंने भी थोड़ा इधर उधर किया है। लेकिन चौधरी साहब, क्या ये अब संभव नहीं है आज की राजनीति में? ये नहीं हो सकता? अब एक टकराहट ऐसी होती है कि आसमान गड़गड़ाने लगता है, आरंभ है प्रचंड। क्या ये आवश्यक है सर? पहली बात तो ये है कि आपने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की बात कही और इनके शुरुआती दौर की बात कही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो मुझे अच्छी तरह कानों में अभी तक याद है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ग्वालियर में मेरी मौजूदगी में ये भी कहा था कि राकेश, मेरा जीवन का बहुत अनुभव है राजनीति का और ये लड़का बहुत आगे जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये भाव उनका जो आकलन था वो उस तरीके का व्यक्त किया। लेकिन अब आप बताइए कि मैं हितेश वाजपेयी जी का बड़ा नजदीकी हूं, मैं दिनेश भाई का बड़ा नजदीकी हूं, मैं बीजेपी वालों के कई मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं। अगर मैं विरोध में राजनीति कर रहा हूं तो मैं उनके कसीदे अगर उनकी तारीफ में पढ़ूंगा तो मैं विरोध की राजनीति कैसे कर पाऊंगा? भाई, विरोध में रहने वाले व्यक्ति को तो एक एक पैनी नजर रखनी है, एक एक राजनेता। भाषा का संयम होना चाहिए, जो हम आपसे कई बार डिबेट में देख भी चुके हैं, कई बार समझ चुके हैं। लेकिन ये संयम कई बार संसद में मैंने टूटते देखा। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन गए तो स्वर्गीय महाजन जी थे उस समय संसद में, मैं लोकसभा की कार्रवाई देख रहा था, तो उन्होंने कहा कोई नहीं मिला विपक्ष को, तो कोई भी ले आओ, बोले गधा घोड़ा जो भी मिले वो ले आओ, और देवेगौड़ा को लाके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया। संयमित भाषा राजनीति की थोड़ी सी ओझल हुई है और अभी से नहीं हुई है, पिछले 20 वर्षों से हो रही है। हमारे इन बड़े अग्रजों को चाहिए कि संयमित भाषा में भी हम किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और उसी में करना चाहिए, मैं समझता हूं। और दिग्विजय सिंह जी तो देखिए बहुत होशियार आदमी है, मैं ये मानता हूं। और अब राघोगढ़ की अगर बात करो तो ये शिवराज सिंह जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं 4 बार के, और वहां चुनाव लड़ने गए थे, घुटने के बल गिरे थे, सबने देखा। नहीं, हारे थे, जमानत जब्त घुटने के बल नहीं सर, लोकतंत्र में इसको बोलते हैं हारे थे। अच्छी चीज होती है। अच्छा ठीक है, हाँ, बड़े शिद्दत के साथ हारे थे सर। लोकतंत्र में हारना कोई बुरी बात है क्या? राहुल गांधी हार गए थे। तो किसी के भाग्य की बात नहीं कर सकते हैं जी। किसी के भाग्य की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में मैं समझता हूं शुचिता, अच्छी भाषा और अच्छा संवाद ये जीवंत रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष का एक प्रिविलेज है, अगर वो विरोधी की कमी नहीं निकालेगा, अगर मैं शिवराज सिंह जी की कमी नहीं निकालूंगा, अगर मैं नरेंद्र सिंह तोमर की कमी नहीं निकालूंगा, तो मैं कैसे विपक्ष माना जाऊं? भाई, मैं तो आप आज ने बाजरा खरीदी, आपने रोक दी, किसान बेचारे परेशान हो रहे हैं, बाजरा खरीदी पूरी रोक दीजिए। इसलिए ये प्रश्न उठा रहा हूं मैं द्विवेदी जी कि आदरणीय वाजपेयी साहब उसमें रहे हैं अध्यक्ष निगम में, पूरे पहले चंबल संभाग की बाजरा खरीदी आज रोक दी है। सर, आप राजाओं की बात करिए, मैं तो आपकी बात अच्छी लगी मुझे। आप धीरे से, आपने देखा सब लोग चुप हो गए तो आपने कहा कि एजेंडा हाइक कर लें, तो उसके लिए हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जो राजा कहलवाना चाहते हैं या जिनको कहा जाता है, आपने बहुत खूबसूरती से, मतलब इससे बेहतर तरीके से कोई सलाह दिग्विजय सिंह जी को नहीं दे सकता है कि नहीं भाई, शब्दों की मर्यादा रखो। और मुझे बहुत अच्छी लगी सर, आपने भी जो जिक्र किया, मैं और आप भी सर, हम लोग रोज बैठते हैं सर, आप बहुत सीनियर आदमी हैं। सुन लीजिए एक मिनट, क्या कह रहे हैं चौधरी साहब। दिग्विजय सिंह जी का कलेजा शरद भाई आपको याद हो जी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान राघोगढ़ की खूंटी पे टांग के आता हूं। मैं राजनीति में हूं, राजनीतिक व्यक्ति हूं। नहीं सर, दूसरे का कर लें, वो एक आम आदमी। नहीं सर, दूसरे का कर लें। मैं तो ये देखिए, मैं भी टांग के आता हूँ, मुझे कोई भी कुछ भी बोल दे, आप भी कुछ बोल देंगे तो साहब सर झुका लूंगा मैं, क्योंकि मेरी तो टांग आया मैं पीछे। लेकिन मैं सर आपकी थोड़ा ना उतारने लग जाऊंगा, अपने माथे पे टांग लूंगा।
तो हमारी जो चर्चा का आज विषय यही है कि हम दूसरे को ना करें, और मुझे और सबको लग रहा है, देखिए प्रदेश में फिर अगेन बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन बड़े लोगों के बीच की बात है जो शरद जी ने विषय लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहब एक लाइन क्रिटिसिज्म को कोई सर नकारता नहीं है, बस शब्दों का साहब राजा जैसा आपका शब्दकोश भी हो, भरा पूरा हो, शब्दकोश की दरिद्रता ना दिखे साहब, उपमाओं अलंकरणों की दरिद्रता ना दिखे, जो गुप्ता जी ने भी कहा है, भरपूर है साहब, आप तो विद्वान हैं। सहमत हूँ, बस इतनी सी बात है सर। और सर बेटा कर रहा है चौधरी साहब, मैं फिर कह रहा हूँ इस मंच से अगर के खिलाफ कीचड़ उछलवाए, हल्की भाषा बुलवाए, चौधरी साहब को मैं क्या कहूंगा? चौधरी साहब अच्छी बात मैं कह रहा हूँ, चौधरी साहब अच्छी बात कह रहा हूं, बेटा कर रहा है लेकिन पिता नहीं कर पा रहा है। दिग्विजय सिंह जी करते होंगे, पर पिता के रूप में वो आहत हुए और उन्होंने मर्यादा तोड़ी है। महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि यही है कि जिस पर हमारे दोनों विद्वान वक्ता और हमारे तटस्थ प्रेक्षक दिनेश जी ने भी जो बात कही कि बात शुरू होती है लेकिन वो पुरखे और बुजुर्गों तक क्यों पहुंच जाती है। मुद्दे बहुत हैं आपके पास कहने के लिए। सिंधिया जी के व्यक्तित्व में जितना भी आपको जो कुछ भी तथाकथित चुभता हुआ पक्ष कांग्रेस को नज़र आता है, आप उसको लेकर खूब घमासान कर सकते हैं, और यही अधिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इक्वली है कि उन्हें दिग्विजय सिंह या कांग्रेस में, दिग्विजय सिंह जी में कांग्रेस में जो भी चुभती हुई बात नज़र आती है वो उसको रेशा रेशा कर सकते हैं। लेकिन बात जब इस तरह से चली जाती है तो ठिठकना पड़ता है, ठिठकना चाहिए भी, क्योंकि कितनी भी परिस्थितियां बदल जाएं कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं। ये हमें नेचर से सीखना चाहिए कि सूरज सदियों पहले भी जहां से निकलते रहे वहीं से निकलते हैं। एक चीज छोटी सी जी सर, क्या होता है जैसे ये दोनों नेताओं का हो गया, इसके बाद अगली स्टेप चौधरी साहब बहुत खतरनाक है, हम लोगों का रोल शुरू होता है, हम लोग सर और हल्के हो जाते हैं फिर। मतलब मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, तो क्या पूरा माहौल जो होता है शरद जी और गुप्ता जी के आसपास ऐसा हो जाता है कि इनको भी लगता है कि यार कैसी राजनीति, जबकि कोई समझ ही नहीं रहा है कि भाई हम लोग तो सब सोल्जर हैं। तो जब हमारे सेनापति का अपमान होता है तो आप सोचिए हम किस स्तर में चले लेकिन आएंगे। बड़ापन किसी का कॉपीराइट नहीं है, जैसे हल्का और ओछापन किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन ओछेपन में तो हम कहते हैं फ्री फॉर ऑल है, बड़प्पन में हम पीछे हटते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी जितने बड़े होंगे, सिंधिया जी को भी उसके मुकाबले उतना ही बड़ा होना होगा, और जो बड़प्पन सिंधिया जी दिखाएंगे दिग्विजय सिंह जी पर और गुरुत्तर दायित्व होगा, क्योंकि वो वरिष्ठ पीढ़ी के राजनेता हैं, कि वो भी एक बड़ापन दिखाएं। और उससे ज़्यादा बड़ा दायित्व दोनों ही पार्टी के नेताओं का है कि वो अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं को देखकर कहीं ना कहीं कमिटमेंट या प्रतिबद्धता के नाम पर, या अपने नेताओं को देखकर कि हमारे नेता का अपमान हो रहा है, तो वो ना कूद पड़े जिससे जो लड़ाई अभी थोड़ी चुभती हुई है वो रसातल में चली जाए। तो कृपया करके दोनों ही पार्टियों के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बल्कि वो कुछ ऐसा मंजर पेश करें कि दिग्विजय सिंह जी भी हंसकर कहें कि हाँ मैं क्या कर रहा था, और सिंधिया जी भी कहें कि हाँ हो सकता है शायद मुझसे ही कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो गई, चलिए भूलते हैं, और फिर कहीं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, प्रणाम करते हैं, और राजनीति की लड़ाई जमकर लड़ेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे कि दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, शुक्रिया दिनेश जी, शुक्रिया चौधरी साहब। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मंडी टैक्स पर सियासी घमासान। नमस्कार।